बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। बाहर का मौसम बेहद खौफनाक हो रहा था। आसमान पर गहरे काले बादल घर कर आए थे जिन्होंने सारी तरफ अंधेरा कर रखा था। आसमानी बिजली की गन गरज और चमक एक वहशतनाक मंजर पेश कर रहे थे। मैं बरामदे में खड़ी थी जब मेरी नानी खांसती हुई मेरे पास आई थी और फिर बाहर का मौसम देखते ही एकदम से अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने लगी। नानी को ये मनाजिर क़यामत ख़ेज़ लगता है। मुझे बरामदे में बैठे देखा तो एकदम से उठाया था और फिर कहने लगी कि लड़की, तुम पागल तो नहीं हो गई? यहाँ क्यों बैठी है मेरी बच्ची? तू मौसम को देख रही है कैसा खौफनाक हो रहा है, और तू किस धड़ल्ले से यहाँ बैठी हुई है? तुझे डर नहीं लगता क्या? चल मेरी बच्ची, अंदर चलते हैं। कहते साथ ही मेरी नानी मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और फिर दरवाजे बंद करके चिटकियाँ चढ़ा दी थी, क्योंकि दरवाजे हवा के बायस बार बार बज रहे थे और शोर की आवाज़ पैदा कर रहे थे। दरवाजे बंद करने के बाद नानी मेरे पास आई थी। मैं उसी जगह खड़ी थी जिस जगह नानी मुझे छोड़ कर गई थी। मैं मुसलसल ज़मीन को घूरे जा रही थी। नानी ने मुझे गोद में उठाया और मुझे लिए आतिशदान के आगे आकर बैठ गई। मुझे उन्होंने अपने साथ ही बिठाया था। नानी ने आतिशदान में लकड़ियाँ डाली जिससे आग तेज़ हो गई थी और उसकी तपश बाहर तक आने लगी थी। नानी ने अपने हाथ गर्म किए और फिर अपने गर्म हाथ मेरे बर्फ बनते हाथों के साथ लगाकर मेरे हाथों को भी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में जब मेरे हाथ गर्म हो गए तो वो अपनी जगह से उठकर गई थी। फिर कमरे से मेरी जुराबें और टोपी उठाकर लाई थी। उनको भी आतिशदान के आगे गर्म करने के बाद नानी ने मुझे दोनों चीज़ें पहना दी थी और फिर मेरा माथा चूमती हुई बोली कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है, वो इतनी उदास क्यों है? तो मेरा ज़ब्त जवाब दे गया था। मैं नानी की गोद में सर रखकर रो पड़ी थी। नानी ने मुझे रोने दिया। जब मैं खूब सारा रो चुकी, मेरे दिल का गुबार हल्का हो गया तो मेरी नानी ने कहा कि रोती क्यों है मेरी बच्ची, सब्र किया कर, अल्लाह से मांगा कर। मैंने नानी की गोद से सर उठाया और नानी को कहा कि नानी, हमारे हालात कब अच्छे होंगे? तू जानती है मुझे पढ़ने का कितना शौक़ है। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे पढ़ा सके। काश नानी, तेरी अम्मा अब्बा ने तुझे पढ़ाया होता तो तू ही मुझे कोई 2-4 लफ्ज़ पढ़ना सिखा देती। मुझे तो अल्लाह ने माँ बाप दिए ही नहीं है। मेरी बात सुनकर नानी मुस्कुरा पड़ी और फिर बोली, झल्ली, माँ बाप दिए ही थे तो ही तू दुनिया में आई है। माँ बाप न होते तो तू कहाँ से आती? और तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। नानी मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं और मुझे अनपढ़ और जाहिल कहती हैं। वो मेरे सामने अंग्रेज़ी बोलती हैं और मुझे ठीक से उर्दू भी नहीं आती। तू ही बता, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारा पढूं और फिर मैं भी उनके सामने उनको पटर पटर अंग्रेज़ी बोल कर दिखाऊं और उनको बताऊं कि मुझे मेरी नानी ने पढ़ाया है, मैं अनपढ़ या जाहिल नहीं हूँ। फिर मैं पढ़ लिख कर खूब अच्छी नौकरी करूँ, खूब ज़्यादा पैसे कमाऊँ, बड़ा सा बंगला बनाऊँ जिसमें हम दोनों साथ रहें और फिर बाकी के पैसे अपने जैसे गरीबों में बांट दूँ। मैंने एक एक करके अपने सारे ख्वाब नानी के आगे खोल कर बयान किए थे जो मैं पिछले 1 साल से करती आ रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी नानी ने मुझे सीने से लगा लिया था और फिर बोली, इंशाल्लाह मेरी बच्ची के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैंने बेसाख्ता आमीन कहा था और फिर मेरी नानी खाना बनाने में मशगूल हो गई थी, जबकि मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से छोटे छोटे पत्थर निकाल कर उनसे खेलने लग गए थे। उसी लम्हे मेरे दिल में एक गैर मामूली ख्याल आया था जिसे सोचकर मैं दिल ही दिल में अपनी सोच पर मुस्कुराती थी। बेसाख्ता ही मैंने अपने सर पर एक चपत से लगाई थी कि मैं ये क्या सोच रही थी। मगर कहते हैं ना कि कबूलियत का एक वक्त होता है। मैं कहाँ जानती थी कि एक दिन मैं आंखों से अपनी सोच को हकीकत में बदलता देखूंगी, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत सारा इंतज़ार दरकार था। खैर, नानी रोटी पकाकर फारिग हुई तो मुझे कहने लगी कि मैं ये पत्थर हाथ से छोड़ूं और जल्दी से जाकर हाथ धोकर आऊं ताकि खाना खाया जा सके। मैं नानी की बात सुनकर फौरन उठ गए थे क्योंकि मुझे बेहद भूख लग रहे थे। मैं हाथ धोकर वापस आई और फिर नानी के साथ बैठकर खाना खाने लगी। लेकिन अभी मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जब मुझे अपने दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक सुनाई दी। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने जाने ही लगी थी कि जब मेरी नानी ने मुझे कहा कि कोई नहीं है, बैठकर खाना खाओ, हवा से बज रहा होगा। मैं बैठ गई थी
और नवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि जब एक मर्तबा फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, और इस मर्तबा की दस्तक पहली वाली दस्तक से काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। नानी हैरानगी के साथ रोटी छोड़ते हुए उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि दरवाजे को ऊपर वाली कुंडी लगाई थी जो मेरे लिए खोलनी मुश्किल थी। नानी ने 2-3 मर्तबा पूछा कि कौन है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया था। नानी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक 20-22 साला खुश शक्ल नौजवान खड़ा था, जिसके एक कंधे पर बस्ता था तो दूसरे हाथ में कुछ किताबें उठाई हुई थी। हवा इतनी तेज थी कि वो बाहर खड़ा सर्दी से कपकपा रहा था। उसके अंदर आते ही सख्त सर्द हवाएं कमरे में दाखिल हुईं, जिन्होंने पूरे घर को ठंडा कर दिया। नानी ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी, जो अब नानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे मोहतरमा, मैं आपसे इजाज़त लिए बगैर ही अंदर आ गया। वो क्या है ना कि बाहर मौसम इतना शदीद था कि अगर मैं कुछ देर और बाहर खड़ा रहता तो जाने मेरा क्या हो जाता। खुदा ना ख्वास्ता अगर बारिश शुरू हो जाती तो मैंने तो बाहरी कुल्फ़ी बनकर जम जाना था। खैर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ पनाह ले लूँ तो? जैसे ही ये तूफ़ान थमा तो मैं फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँगा। एक ही सांस में सारी बातें कहने के बाद वह अब उम्मीद भरी और मदद तलब नज़रों से नानी की तरफ देख रहा था। सर्दी से उसका रंग सुर्ख पड़ रहा था, हाथ पाँव और नाक तो मुकम्मल लाल हो चुके थे। ऐसे में उसके दांत सर्दी की वजह से बजने लगे थे। नानी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम आओ, अंदर आओ, आतिशदान जल रहा है, उसके आगे आकर बैठो कुछ देर ताकि तुम्हारी ठंड दूर हो जाए, और बस्ता वहाँ मेज़ पर रखा ना। नानी की बात सुनकर उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। उसने एकदम से बस्ता मेज़ पर रखा और फिर नानी के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हो गया, जहाँ मैं पहले से बैठी थी। उसे आते देखकर मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी और एक तरफ को हो गई थी जब वो आकर हमारे साथ बैठा था और फिर आग की गर्माइश को महसूस करने लगा। फिर उसने नानी से मेरे बारे में पूछा तो नानी ने बताया कि ये मेरी नवासी है। उसने मुस्कुराकर मुझसे हेलो हाय की तो मैं भी इनकार नहीं कर पाई और उसको मुस्कुराकर जवाब दे दिया। थोड़ी ही देर में वो शख्स हमारे साथ घुल मिल सा गया था। नानी ने उससे उसके घर वालों और रिहाइश वगैरह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो जो पहाड़ के ऊपर घर है वहाँ पर रहता है और अकेला ही रहता है। उसके माँ बाप हयात नहीं है, एक ही दादा थे जिनका भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। नानी ने हैरत से उसे देखा और फिर बोली कि अच्छा, तो तुम वहाँ रहते थे, तो फिर तुम्हारा यहाँ आना जाना, क्योंकि मैं बहुत मर्तबा तुम्हें यहाँ बाहर से गुजरते हुए देख चुकी हूँ। तो इस बात पर उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी का रास्ता हमारे घर से ही गुजर कर जाता था। हमारे घर से आगे यूनिवर्सिटी का सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था। नानी ने खाना गर्म करके उसे निकाल कर दिया। नानी को अंदाज़ा हो गया था कि अगर वो यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ आया है तो लाजमी भूखा होगा। उसने भी खाने को गनीमत जाना और फिर नानी का शुक्रिया अदा करते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। वो ऐसे खाना खा रहा था जैसे ना जाने कितनी सदियों का भूखा हो। नानी उसकी जल्दबाजी देखकर उसको टोके बगैर न रह सकी। बेटा, आराम आराम से खाना खाओ, चुबा कर खाते हैं। नानी की बात सुनकर वो शर्मिंदा सा हो गया और फिर इंसानों की तरह इंसान का बच्चा बनकर खाना खाने लगा। जबकि मैं तो यही सुनकर उसे देखती रह गई कि वो यूनिवर्सिटी जाता है, फिर तो यकीनन वो बहुत पढ़ा हुआ होगा और पढ़ाना लिखाना भी जानता होगा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश इतनी तेज बरस रही थी कि जैसे उसने सारा आज ही बरस लेना है और बाकी की सर्दियां शक्ल नहीं दिखाने। कुछ ही मिनटों में हर तरफ जल थल हो गया था। बारिश पिछले 2 घंटे से मुसलसल बरस रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को ना रुकता देखकर वो लड़का परेशान हो चुका था और परेशानी में यहाँ वहाँ टहल रहा था कि वो अब घर कैसे जाएगा। उस बरसती बारिश में घर से बाहर निकलना तो खुद जानबूझकर कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। नानी ने उसको यहाँ वहाँ टहलते देखा तो फिर जाकर उसे अंदर ले आई थी और उससे कहने लगी कि मियाँ, आराम से बैठ जाओ, क्यों यहाँ वहाँ टहल कर खुद को थका रहे हो? तुम्हारे टहलने से बारिश रुक जाएगी क्या? वो अपने वक्त पर ही रुकेगी। तुम यूं घूम घूम कर खुद ही हड्डियों में ठंड घुसा रहे हो, बीमार हो जाओगे। कहते साथ ही अम्मा उसे फिर से आतिशदान के करीब ले आई थी और फिर उससे बोली कि अगर तुम लेटना चाहो तो मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ, कुछ देर आराम कर लो।
जब तक उठोगे हो सकता है बारिश भी रुक जाए। नानी ने उसके लिए बिस्तर लगा दिया था, जिस पर वो बिना कुछ कहे जाकर लेट गया और नानी से कहा कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो उसे फौरी तौर पर बता दिया जाए। नानी उसकी बेसब्री पर मुस्कुरा दी थी, जबकि मेरी तो हैरती कम होने में नहीं आ रही थी। वो 16वीं जमात पढ़ रहा था। नानी जब दोबारा से आतिशदान के आगे आकर बैठी तो मैं कदरे सरगोशी से नानी के साथ गोया हुई। नानी, ये कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नानी ने कहा कि मेरी बच्ची, बस नसीब नसीब की बात होती है, अल्लाह उसको कामयाब करे, आमीन। कहते साथ ही कुछ देर को मैं चुप हुई, मगर थोड़ी देर बाद मेरी जुबान में फिर से खुजली हुई थी। नानी, उससे कहो ना कि मुझे पढ़ा दिया करे, बदले में तुम उसको दिन का खाना खिला दिया करना। नानी ने मेरे सर पर हल्का सा हाथ लगाया था और बोली कि झलिए, कोई रिस्क के सौदे भी करता है क्या? पागल ना हो तो। अगर उसका रिस्क हमारे साथ जुड़ा हुआ तो अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा। तुम्हें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही आज उसके सामने कोई बात करनी है। मैं खुद किसी दिन सही मौका देखकर उससे बात कर लूँगी। कहते साथ ही नानी मेरे पास से उठ गई थी ताकि बाहर बारिश को देख सकें। काफ़ी वक्त गुजर गया था और अब आवाज़ भी किधरे कम हो गई थी। धुंध भी काफ़ी हद तक चढ़ चुकी और बारिश हो जाने की वजह से हवा का जोर भी टूट गया था। नानी ने जाकर उसे जगाया था और फिर इतनी देर में चाय भी बना ली थी। बारिश हल्की हो गई थी मगर रुकी नहीं थी। नानी ने उसको बोला कि वो बस्ता यहीं पर छोड़ जाए, अभी वैसे भी बारिश है, कहीं किताबें वगैरह ही गीली ना हो जाए। नानी का मशवरा उसको पसंद आया था। उसने बैग वहीं रखा और नानी से इजाज़त लेने के बाद घर के लिए निकल पड़ा था। नानी काफ़ी दूर तक उसे जाते हुए देखती रही थी और फिर जब वो नज़रों से ओझल हुआ तो दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ गई, जहाँ बेड पर नज़र पड़ते ही नानी एकदम बौखला गई थी और फौरन से चिल्लाते हुए बेड की तरफ आई थी, जहाँ मैं बड़े मज़े से उस लड़के का बस्ता खोले सारी किताबें और कापियाँ बेड पर उलट चुकी थी। नानी किसी जल की तरह मुझ पर झपटी थी और फिर अगले ही लम्हे मेरे हाथ से बस्ता लेकर सारी चीज़ें वापस उसमें डालने लगी। नानी ने बस्ता बंद करके मुझसे दूर लटकाया और फिर मुझे सख्त तेवरों से घूरते हुए बोली कि तुम्हें मना किया था कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, मगर तुम बाज नहीं आई। क्यों खोला तुमने उसका बस्ता? तुम जानती हो तुमने कितनी बुरी हरकत की है। किसी की चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं छूते। इतना कहकर नानी कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मैं रूहान सी होकर बिस्तर में घुसी और मुंह तक लिहाफ तान कर मुकम्मल उसमें छुपकर रोने लगी थी। मैं थी ही इसी तरह हसास, छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना आ जाता। मैं वहीं रोते रोते ना जाने कब सो गई, मुझे खबर न हुई। आँख खुली तो मैंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया, जहाँ इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मैं इंतहाई शिकस्ता हाल में रोती हुई किसी से मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था कि जो मेरी मदद करने को आता। मैं एक ढलवान पर खड़ी थी, जहाँ से ना ही कोई आगे जाने का रास्ता था और ना ही पीछे जाने का रास्ता। मेरे तो कदम ही वहीं पर जम गए थे। खौफ के बायस अपने कदम उठाने से इनकारी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कदम उठाया वैसे ही एकदम से नीचे जा गिरूंगी। मैं हरासा नजरों से चारों जानिब देख रही थी। नानी, नानी, मैं अब की मर्तबा नानी को आवाजें लगा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। अचानक कहीं से तेज ठंडी सर्द हवा का झोंका आया और मेरे बदन में सरायत कर गया। मैंने बेसाख्ता एक झुरझुरी सी ली थी और ठटर कर रह गई। उसी लम्हे अचानक ही मेरा पाँव फिसला था और मैं चिल्लाती हुई ढलवान से नीचे गिरती चली गई। मेरे मुंह से दिलसोज चीखें निकली थी और मैं एक झटके से उठकर बैठ गई थी। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। नानी मेरे ऊपर कुछ पड़कर फूंक रही थी, फिर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तूने कोई बुरा ख्वाब देखा है? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया था। खुदा का शुक्र था कि ये सब कुछ सिर्फ एक भयानक ख्वाब था, वरना अगर सचमुच में उस पहाड़ से मैं नीचे गिर जाती तो किसी को मेरी हड्डियां तक नहीं मिलनी थी। मगरिब का वक्त हो रहा था। मैं बिस्तर से उठकर चूल्हे के पास आ गई थी। खाना वगैरह खाकर मैं नानी के पास नानी के बिस्तर में ही लेटकर सो गई थी। अगली सुबह दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक की आवाज़ से मेरी आंख खुली थी। कोई बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। नानी बिस्तर पर नहीं थी। मैं आंखें मलते हुए उठ बैठी थी और कसलमंदी से बिस्तर से नीचे उतरते हुए पाँव में चप्पल पहने और चलती हुई दरवाजे तक आई। शुक्र था कि ऊपर की कुंडी खुली हुई थी। कौन है? मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना मुनासिब समझा। ना जाने कौन सुबह सुबह रास्ता भटक कर हमारे गरीब खाने पर आ गया था। मैं पूछने के बाद इंतज़ार में खड़ी थी, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक मर्तबा फिर से अपना सवाल दोहराया,
تو سامنے کی طرف سے آنے والی آواز سن کر میری نیند بھگت سے اڑی تھی۔ میں نے ایک دم جلدی سے دروازہ کھول دیا کیونکہ سامنے وہی کل والا لڑکا کھڑا تھا۔ میرے دروازہ کھولنے تک نانی بھی آ گئی تھی۔ اس نے نانی کو دیکھتے ہی سلام عرض کیا تھا اور پھر اپنے بستے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، وہ اپنا بستہ لینے آیا تھا۔ نانی نے بستہ لا کر اسے تھمایا اور پھر بولی کہ معاف کرنا بیٹا، کل تمہارے بستے کو اس جھلی نے کھول دیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تو ساری چیزیں ڈال دی تھی، مگر پھر بھی تم ایک بار دیکھ لو کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ نانی کی بات سن کر اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنا بستہ کھول کر ساری چیزیں چیک کی تھی اور پھر نانی سے اجازت لے کر چلا گیا۔ پھر کافی دن گزر گئے لیکن وہ دوبارہ نہیں آیا، حالانکہ میں نے نانی کو کہا بھی تھا کہ اس کو بولیں کہ مجھے پڑھا دیا کرے، تو نانی نے بھی حامی بھر لی تھی، مگر اس کے بعد وہ تو آیا ہی نہیں کہ اس سے بات کی جا سکتی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شاید میرے نصیبوں میں پڑھنا لکھنا تھا ہی نہیں، اسی لیے تو میں نے کوشش کے باوجود بھی پڑھ نہیں پائی تھی۔ ہمیشہ میری پڑھائی کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ شاید باقی سب لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، میں اپنے سارے سوئے ہوئے نصیب لے کر آئی تھی کہ میرے نصیبوں کا کب جاگنا تھا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرا نام امبر ہے، میری پیدائش ایک غریب گھر میں ہوئی تھی۔ میرے اماں اور ابا گاؤں کے رہنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے کے جانتے تھے کیونکہ بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے آئے تھے۔ ان کا بچپن جوانی سب ساتھ میں گزرا تھا۔ اماں کے گھر میں نانی، 2 ماموں، 1 ممانی اور 2 میری مامی کے بچے رہتے تھے، جبکہ ابا کے خاندان میں سوائے ابا کی بیمار پھپھی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ابا کی پھپھو کینسر کی مریضہ تھی اور ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پر پہنچا ہوا تھا۔ ابا کی شادی کے 5 مہینے پہلے ہی ڈاکٹر نے ابا کو صاف جواب دے دیا تھا کہ اب ان کے پاس بس چند ہی عرصے کا وقت ہے۔ پھپھو ابا کو اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے گھر میں ہنستا کھیلتا اور آباد دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اسی دن ابا سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ مگر اب مشکل یہ تھی کہ اتنی جلدی لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جاتی۔ اب لڑکیاں سڑک پر تو گری پڑی ہوتی نہیں کہ جب دل کیا اٹھا لائی اور بیاہ رچا لیا، نہ ہی کوئی بازار سے ملتی ہے جہاں اپنی پسند کی بتاؤ اور پیسے دے کر خرید لاؤ اور پھر گھر آ کر نکاح پڑھوا لو۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکی بڑی چھان بین کے بعد اپنے بیٹے کے مزاج کی ڈھونڈ کر لانی پڑتی ہے، نہیں تو انبن ہوئی نہیں اور ادھر نوبت طلاق تک جا پہنچتی۔ پھپھو اسی چیز سے ڈر رہی تھی کہ کہیں جلد بازی میں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ لے لے جس سے ان کے جانے کے بعد ابا کی ساری زندگی جہنم بن جاتی۔ پھپھو نے ابا سے کئی مرتبہ ان کی پسند پوچھی تھی، مگر ابا نے اس معاملے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ فیصلہ پھپھو پر ہی چھوڑ دیا کہ وہ جب چاہیں جس سے چاہیں ان کی شادی کر دیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کی پھپھو کی آخری خواہش نہ ہوتی تو ابا کا کوئی موڈ نہیں تھا اتنی جلدی شادی کرنے کا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلے سیٹ ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد ہی کسی اور ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے، مگر اب اکلوتی پھپھو کی خواہش تھی وہ بھی آخری، تو ان کی خوشی کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ خیر 3 مہینے گزر چکے تھے مگر ابھی تک ابا کے لیے کوئی لڑکی فائنل نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے، کوئی ملتی تو ہی فائنل ہوتی نا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو لڑکیاں دیکھنے کا ہی تھا، لڑکیاں دیکھ کر آتے تو ہی پسند ناپسند کی بات چلنی تھی، مگر لڑکیاں دیکھنے کون چاہتا۔ ابا کو تو کام سے ہی فرصت نہیں تھی، ایک دن بھی چھٹی کرتے تو ٹھیکیدار پوری دہاڑی کے پیسے کاٹ لیتا، اور پھپھو وہ کہاں اکیلی جا سکتی تھی، وہ تو اٹھ کر کھڑی ہونے کے لیے بھی کسی کی محتاج تھی، وہ بھلا کہاں سے لڑکیاں دیکھ سکتی تھی۔ پھر آخر بات آس پڑوس والیوں پر ہی چھوڑی گئی تھی کہ ان میں سے ہی کوئی ابا کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لائے۔ پھپھی کی ڈیمانڈ خوبصورتی کی نہیں تھی، بلکہ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ لڑکی گھر سنبھالنا جانتی ہو اور مزاج میں دھیمے لہجے کی ہو، کیونکہ ابا خود بھی دھیمے مزاج کے تھے۔ جو 1.5 مہینہ مزید گزر گیا تھا لیکن پھپھی کو کوئی بھی قابل رشتہ نہیں ملا۔ اول تو لڑکیوں کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے، اگر کبھی غنیمت سے مزاج مل بھی جائیں تو ان کے گھر والے 10 شرطیں رکھواتے تھے۔ ایسے میں پھپھی سخت نا امیدی کا شکار تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کا یہ خواب ہی رہنے والا ہے، وہ اپنے بھتیجے کی شادی ہوتا نہیں دیکھ سکے گی اور اسی حسرت کے ساتھ قبر میں اتر جائے گی۔ ایک دن یوں ہی پھپھی کی صحت خراب ہوئی تو محلے کی عورتیں پھپھی کا حال احوال پوچھنے کے لیے گئیں۔ وہیں پر کسی نے پھپھی کے کان میں میری اماں کا نام ڈالا اور کہا کہ باجی تو شمیم کے گھر سے رشتہ کیوں نہیں کر لیتے، اس کی زبیدہ اور اپنے زبیر میں دوستی بھی تو بڑی ہے، دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، تو اس کو کیسے تو بھول گئی؟ وہ لڑکی ہیرا ہے، ہیرا، تیرے بعد تیرے بھتیجے کو صرف وہی سنبھال سکتی ہے، ورنہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جانتی ہے نا کہ وہ کتنی سگھڑ اور کتنی نیک ہے،
भावज के साथ भी खूब बना कर रखी है। उसकी तो भावज भी उसकी दीवानी है और उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। उसमें वो सारी खुसूसियात हैं जो तेरी बहू में होनी चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, लेकिन फिल वक्त उसकी माँ ने सबको मना कर रखा था क्योंकि वो सिलाई का कोर्स कर रही थी। मगर अब वो कोर्स मुकम्मल करके घर आ चुकी है और जैसी उसकी अच्छाइयाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा देर उसको उसकी माँ के घर बैठने देगा। मेरा तो तुमसे यही मशवरा है, तुम जितनी जल्दी हो सके जाकर उसको ज़ुबैर के नाम कराओ। ये ना हो कि बाद में उसे कोई और मंसूब करके चला जाए। अब्बा की फूफी का जहन फ़ौरन से अम्मा की तरफ गया था। वाकई वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। बच्चा बगल में था और मैं वैसे ही सारे शहर में ढिंढोरा पीट रही थी। उसी रात में अब्बा की फूफी ने अब्बा से कहा कि वो उसे बराबर वाले घर में ले जाए। अब्बा को बड़ी हैरत हुई थी कि रात के वक्त ना जाने फूफी को साथ वाले घर में कौन सा काम आ गया था। अब्बा ने सुबह पर टालना चाहा, मगर फूफी का कहना था कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम से जाना है, कहीं देर ना हो जाए। अब्बा फूफी को लेकर बराबर वाले घर में आए थे, जहाँ उन्हें दरवाजे पर ही माँ मिल गए थे। हाल अहवाल पूछने के बाद फूफी ने नानी से डायरेक्ट रिश्ते की बात कर दी। फूफी ने ये बात बहुत साफ और वाज़े अल्फाज में कही थी, इसलिए किसी को भी ये बात समझने में मुश्किल पेश नहीं आई थी। फूफी ने साफ कह दिया था कि वो जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं लेंगी, ना उनकी कोई डिमांड थी। अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक जितना अम्मा का नसीब हो उतना सोना अम्मा को वो डलवा देंगी। यूँ वहीं बैठे बैठे बड़ों में बात तय हो गई और अब्बा की फूफी अपने हाथ की चौथी उंगली से अंगूठी निकालकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अम्मा की तीसरी उंगली में पहना दी थी। यूँ अम्मा रातों रात अब्बा के नाम से मंसूब हो चुकी थी। शादी की तारीख 1 महीने बाद रखी गई ताकि दोनों घरों में जो थोड़ी बहुत तैयारियां होनी हैं उनके लिए उनको थोड़ा वक्त मिल जाए। दोनों घरों की जिम्मेदारियां ही मेरी मम्मानी के सर थी। वो लड़की वाली की तरफ से भी शॉपिंग वगैरह कर रही थी और फिर लड़के वालों की तरफ से भी, क्योंकि अब्बा का इस दुनिया में फूफी के अलावा और कोई नहीं था जो इस मौके पर उनकी मदद करता या उनका हाथ बटाता। अम्मा अब्बा इस खबर के बाद एक दूसरे से शर्माते और मुंह छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा था। शादी से हफ्ता पर पहले अब्बा का जिगरी दोस्त अपनी बहन को भी लेकर आ गया था। यूं मम्मानी का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। अब अब्बा के घर की जिम्मेदारी अब्बा के दोस्त की बहन देखने लगी। यूं तैयारियों में महीना कब गुजर गया कुछ पता न चला। आखिर अब्बा बारात लेकर अम्मा की चौखट पर पहुंच गए और फिर निकाह करके अम्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम से कर लिया था। सब उन दोनों को चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे कि मामू और नानी ने कई मर्तबा दोनों की नजर उतारी थी। वहीं फुप्पी भी बार बार उनके लिए नजरे बद से बचने की दुआएं कर रही थी, मगर उनमें से कोई नहीं जानता था कि उन लोगों को तो पहले ही किसी की नजर लग चुकी, और नजर इतनी सख्त थी कि चंद ही दिनों में उनकी सारी खुशियों को खा जाने वाली। अब्बा खुशी खुशी अम्मा को रुखसत करवाकर अपने घर ले आए थे। अम्मा के आने से अब्बा के वीरान घर में जैसे बहार आ गई थी। दोनों एक साथ खुश थे, जिन्हें देखकर फुप्पी अब अब्बा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि अब्बा को संभालने वाली अब आ चुकी थी। अब वो अब्बा की तरफ से हर फिक्र से आज़ाद हो चुकी थी। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब वो पुरसुकून थी। और एक दिन यूं ही बेफिक्री से अब्बा की जिम्मेदारियां अम्मा को सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे जा सोई थी। उसे उसकी बीमारी ने ज़्यादा मौका नहीं दिया था। वो अब्बा की शादी के बाद सिर्फ 1.5 महीने तक ही जिंदा रहे। उनके चले जाने के बाद अब्बा बहुत टूट गए थे, मगर अम्मा ने उनको संभाल लिया था। वक्त के साथ साथ अब्बा को भी सब्र आ गया था। खैर, वक्त गुजरता रहा और सब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। शादी के 2 साल बाद अब्बा के घर में बच्चे की पैदाइश हुई थी, और फिर उसके 3 साल बाद मैंने उनके आंगन में अपनी आंखें खोली थी। जिंदगी बेहद खूबसूरत गुजर रही थी। उन दिनों मेरे दूसरे मामू की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बेहद मसरूफ रहते हैं। किसी को सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं मिल रही थी। शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए थे और अब तक दर्जी के पास से कपड़े नहीं आए थे। शॉपिंग अलहदा बाकी थी और दावतों के सिलसिले भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। नानी ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। मैं सिर्फ 4 साल की थी। अम्मा आजकल घर के कामों और बाजारों के चक्रों में मसरूफ रहती, तो मैं ज्यादातर नानी के आसपास ही पाई जाती। अभी भी नानी ने अम्मा से कहा कि वो दर्जी के पास से जाकर कपड़े ले आएं। तब तक वो जो कोई ज़रूरी काम है वो निपटा लें। फिर जब मैं घर आ जाऊं तो वो बाजार चली जाएं। अम्मा से कहा कि अंबर को आप साथ ले जाएं, आपका भी सहारा हो जाएगा, अकेली ना जाइएगा। नानी ने इस बात में सर हिलाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और घर से निकल आई थी। हम आराम आराम से चलती आधा घंटा लगाकर दर्जी के पास पहुंची थी, जहाँ अभी भी उसके आस पास के सूट नामुकम्मल पड़े हुए थे। नानी ने उससे कहा कि वो हमें हमारा पहले सूट मुकम्मल करके दे।
तब तक वो यहीं बैठती हैं, क्योंकि अब बार बार आना और जाना आसान थोड़ी था। नानी मुझे लेकर वहाँ बेंच पर बैठ गई। हमें दर्जी की दुकान पर पौना घंटा लग गया। उसके बाद हम सूट लेकर निकले और फिर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई घर के रास्ते पर गामजन हो गई। वापसी पर भी हमें लगभग आधा घंटा तो लग ही गया, मगर यूं ही हम अपने घर के सामने पहुंचे तो देखा कि हमारे घर के सामने बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। नानी का दिल बेसाख्ता इतना रश देखकर घबराया था। तभी हमें देखकर मोहल्ले की औरतें बैन करती रोती हुई नानी के पास आई थी और रोते रोते नानी को सब्र करने का कह रही थी। मैं तो अभी कुछ नहीं समझी थी, लेकिन नानी के हाथ से कपड़ों वाला शॉप पर छूट कर नीचे जा गिरा था। वो एकदम से भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सामने का मंजर देखते ही उनका कलेजा मुंह को आया था, क्योंकि मंजर था ही इतना भयानक और दिल को चीर देने वाला। अभी 2 घंटे पहले जिस घर में हम रौनक लगी छोड़ कर गए थे, वहाँ उस घर में बिल्कुल सन्नाटा था और कयामत का समा बरपा हुआ था। सामने सहन में ही लाशों के ढेर लगे हुए थे, और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही घर वालों की थी, जिनके वजूद गोलियों से छलनी हुए पड़े थे। घर का सारा सामान उल्टा सीधा टूटा फूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। मैं जूं लाशें देखती जा रही थी, मेरे मुंह से चीखें बरामद हो रही थी। मेरे अब्बा अम्मा, दोनों मामू, मम्मानी के बच्चे और मेरा भाई सब के सब मर चुके थे। कोई एक भी जिंदा नहीं रहा था जो बता सकता कि ये सब क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तभी मैंने किसी को ये कहते सुना कि हमारे जाने के थोड़ी ही देर के बाद हमारे घर के आगे 3 मोटरसाइकिल आकर रुकी थी, जिनमें से 5 सवार उतरे थे और हाथ में बंदूकें लिए हमारे घर में दाखिल हो गए थे और सारा सामान लूटने लगे। लेकिन जब घर वालों ने मुज़ाहमत की, बदले में उन्होंने सबको गोलियों से भून डाला था और फिर जो सामान उनके पल्ले पड़ा था वो लेकर फरार हो गए। जब तक मोहल्ले वाले पहुंचे तब तक हमारे घर वाले मर चुके थे। नानी ने अपने कदम वहीं दरवाजे पर रोक लिए थे और साकित नजरों से सामने की जानिब देख रही थी, जहाँ सबकी लाशें पड़ी हुई थी। सबको लगता था कि नानी भी अब मर जाएगी, लेकिन नानी ने मुझे देखकर अपना जिगरा मजबूत कर लिया था और वहीं से अपने पूरे के पूरे खानदान को सुपुर्दे खाक करने के बाद मुझे लिए वहां से निकल आई थी, क्योंकि नानी का कहना था कि अब वो इस घर में नहीं जा सकती। उन्होंने उन दोनों घरों को हमेशा से बसे ही और रौनकदार देखा था। अब अगर वो उन वीरान घरों में जाती तो सच में ही मर जाती। नानी मुझे लेकर एक बस पर चढ़ गई थी। मैंने नानी से पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर नानी के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जैसे मुझे लेकर बस में बैठी थी वैसे ही एक जगह पर आकर उतर भी गई थी और यूं भी मेरा हाथ पकड़े एक बहुत सीधा से घर के आगे आन खड़ी हुई थी। नानी ने अपनी कमीज के अंदर लगी जैकेट की जेब में से एक चाबी टटोल कर निकाली और अंधेरे में ही अंदाजे से दरवाजे पर लगे जंग-आलूद ताले में लगाती थी। ताला एकदम से खुल गया था। अंदर धूल मिट्टी का राज था। अंधेरे के बायस भी सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ की धूल मिट्टी का अंदाजा लगा पाई थी। नानी मेरा हाथ छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई थी। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जब अचानक से मुझे एक तरफ से आग जलती नजर आई और फिर उसके साथ ही मुझे नानी भी दिखाई दी। ये आग नानी ने ही जलाई थी। आग की रोशनी में ही नानी ने कहीं से ढूंढ कर एक लाल टेन निकाली और फिर उसको जला लिया था। मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, मगर नानी ने मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया और दूसरे कमरे में जाकर एक तरफ खड़ी की हुई चारपाई बिछाई और फिर उसको झाड़ने के बाद एक संदूक खोला था जिसमें बिस्तर पड़े हुए थे। वहां से नानी ने वो बिस्तर निकाले और जगह बनाकर मुझे लिटाया और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, जिससे मैं कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे। लेकिन मैं जानती थी कि नानी वो पूरी रात नहीं सोई थी, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो घर का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। नानी ने रात पूरी उस घर को साफ सुथरा करने और चमकाने में लगाती थी। ये 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, जिसमें से एक कमरा बावर्ची खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता। उसी कमरे की पिछली तरफ वॉशरूम बना हुआ था और घर के आगे छोटा सा बरामदा भी था। घर के फर्श कच्चे थे। फर्श क्या, पूरा घर ही कच्चा था। गारे, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। मेरे पूछने पर नानी ने बताया कि ये घर उनका मैका था, यानी कि नानी के माँ बाप का घर था। तब से हम दोनों वहीं उसी घर में रह रही थी। वहाँ रहते हमें साल गुजर चुका था। नानी के पास जो पैसे थे, मुश्किल से हमारी रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा था। मुझे पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन मुझे पढ़ने की चाह थी। मैं सोचते हुए घर के सहन में टहल रही थी जब अचानक से मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो वही यूनिवर्सिटी वाला लड़का खड़ा था। उसे देखते ही मेरी जान में जान आई थी। मैं फौरन से हाथ पकड़कर नानी के पास लेकर आ गई ताकि जल्द से जल्द नानी उससे बात कर सके। वो नानी से हाल अहवाल पूछ रहा था, जबकि मैं बार बार नानी को इशारे कर रही थी कि इससे बात करें,
आखिर उसने खुद ही नानी से पूछ लिया कि मैं क्या कह रही हूँ, तो इस पर नानी ने कुछ झिझकते हुए उसे मेरी बात बता दी थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गया और नानी को बोला कि आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। जिस पर नानी ने उसे सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने अफसोस का इजहार किया और फिर नानी से कहा कि वो मुझे स्कूल में डाल दे, मेरी पढ़ाई पर जो खर्च आएगा वो सारा वही उठाएगा। नानी नहीं मान रही थी, उनको मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर फिर उसके इसरार करने पर तैयार हो गई। अगले ही दिन उसने कुछ पैसे लाकर नानी को दे दिए ताकि वो मेरी किताबें और वर्दी वगैरह खरीद सके। मैं बहुत खुश थी। नानी के साथ बाजार गई और अपना बस्ता किताबें और वर्दी खरीद कर ले आई। अगले ही दिन से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जबकि वो लड़का मुझे रोज़ाना घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी आया करता। वो रोज़ाना अपनी यूनिवर्सिटी से वापसी पर हमारे घर आता, वहीं पर खाना खाता और फिर मुझे सबक पढ़ाने के बाद घर चले जाया करता। मैं उसे अब उस्ताद जी के नाम से पुकारने लगी थी। मेरे ख्वाब पूरे हो रहे थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उस्ताद जी की मेहनत की वजह से मेरे नंबर और भी अच्छे आते। उस्ताद जी जब भी मुझे पढ़ाने आते तो वो मुझे एक पत्थर दे जाया करते थे। 3 साल हो गए थे मुझे उनसे पढ़ते हुए और मेरे पास अच्छा खासा ढेर जमा हो गया। पहले तो मैं संभाल कर रखती थी, मगर अब जिधर दिल करता वहीं फेंक दिया करती। वक्त गुजरता जा रहा था। उन दिनों उस्ताद जी का रवैया कुछ अजीब सा रहने लगा। वो बैठे बैठे कहीं खो जाया करते थे, फिर ख्यालों ही ख्यालों में गुम ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करते। एक पल में तो यहाँ होते, अगले ही पल में वहाँ तो कभी यहाँ। मैं बहुत हैरान होती कि ये सारा मामला क्या है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि उस्ताद जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान कभी एक वक्त में 2 जगह पर नहीं हो सकता। जबकि मैं खुद कई मर्तबा आंखों से उस्ताद जी को एक ही वक्त में 2-2 जगह देख चुकी थी। कभी उनके हाथ लंबे हो जाते तो कभी वो खुद ऊंचे हो जाते थे। उनका कद खुद ब खुद बढ़ता था और फिर खुद ब खुद कम भी हो जाता। वो अपनी मर्जी से चीज़ों को हरकत देते थे। इस हरकत के लिए उन्हें अपनी जगह से उठकर जाना भी नहीं पड़ता, बल्कि चीज़ें खुद ब खुद उनके पास आ जाया करती। आहिस्ता आहिस्ता ये सब मुझे बेहद खौफ में मुब्तला कर रहा था। मैं समझती थी कि वो कोई जादू वगैरह करते। मैं अब उनके पास पढ़ने से कतराने लगी थी। मैंने कई मर्तबा इशारों कनायों में नानी को भी बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने नानी पर ना जाने कैसा जादू कर दिया था कि नानी तो 24 घंटे बस उन्हीं के गुन गाते रहते। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि उस्ताद जी से पूछ कर रहूँगी कि असल में उनकी हकीकत क्या है। वैसे तो मुझे बताने से रहे थे, लेकिन मेरे जहन में जो तजस्सुस पैदा हो चुका था, अब मैंने लाजमी जान कर ही रहना था। अब मैं उस्ताद जी पर नज़र रखने लगी थी। घर के बाहर तो मैं उनको देख नहीं सकती थी, क्योंकि वो हमारे घर से थोड़ी ही दूर जाकर अचानक ना जाने कहाँ गायब हो जाया करते। लेकिन घर के अंदर मैं अपने भरपूर तरीके से काम में लगी हुई थी। अब मेरा फोकस पढ़ाई के बजाय उस्ताद जी पर होता। उस्ताद जी ने भी शायद मेरी इस हरकत को नोट कर लिया था। तभी एक दिन मुझे टोक बैठे थे। वो कहने लगे कि मुझे अपने सबक पर ध्यान देना चाहिए। जो करने की मेरी उम्र है, जो काम मेरे करने के नहीं हैं, मुझे उनके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कैसे परेशान न रहती। मेरा तो परेशान होना बनता ही था। ऐसे कैसे हर बात को नज़रअंदाज कर देती, वो उस सूरत में जब वो नज़रअंदाज करने वाली होती ही ना। उस दिन मैंने हिम्मत करके आखिरकार उस्ताद जी से अपने जहन में चलते सवालात पूछ ही लिए थे। उस्ताद जी, आप कौन हैं? मुझे अब नॉर्मल इंसान नहीं लगते। मैं जो कुछ अपनी नज़रों से देख रही हूँ वो सब कुछ क्या है? टालने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे सिर्फ सच सुनना है, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिन से जो वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं वो सब कुछ सच है, ना कि मेरा वहम। अब आप मेरे सवालों के जवाबात दे ही दें। आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? यानी एक चीज़ को उठाकर ऐसे वैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और ख़ुद अपनी जगह से हिलते भी नहीं। ये सब कुछ आपको किसने सिखाया है? मेरा मतलब है, आप कौन सा जादू करते हैं? मैंने अपनी समझ के मुताबिक उसे जादू का नाम ही दिया था। मुझे लग रहा था कि उस्ताद जी एक जादूगर हैं, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि असल में उस्ताद जी की हकीकत क्या थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या वो नॉर्मल इंसान हैं या नहीं है, मगर मैं इस बात से बेखबर थी कि उस्ताद जी नॉर्मल और अब नॉर्मल क्या, वो तो सिरे से इंसान थे ही नहीं। ये बात मुझे बाद में मेरी नानी की ज़ुबानी पता चली थी, जबकि
उस वक्त पहले उस्ताद जी का रंग मेरी बात सुनकर फीका पड़ा कि मैंने उनको ये सब कहाँ कुछ करते देखा था। लेकिन जब उन्होंने मेरे मुंह से जादूगर का नाम सुना तो एकदम से खुद को संभाल लिया और मुझे कहने लगे कि तुमने ये सब कहाँ से देख लिया और तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं, मतलब स्कूल में दोस्तों वगैरह को। तो मैंने सर नफ़ी में हिला दिया था। तो उस्ताद साहब की जान में जान आई थी। वो मेरी तरफ झुकते हुए बोले, किधरे राजदारी से बोले थे कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। दरअसल उनका यूनिवर्सिटी में एक जादूगर दोस्त है, वही उनको सब कुछ सिखा रहा है। लेकिन मुझसे वादा लिया कि मैंने जो कुछ भी देखा उसका जिक्र मैं किसी और से ना करूं। उस्ताद साहब मेरी उम्र के मुताबिक ही मुझसे मेरे दिमाग के साथ खेल गए थे और अपनी हकीकत छुपा गए थे। और मैं अपनी तरफ से बड़ी खुश थी कि गोया मैंने कोई मैदान फतह कर लिया था, कि मैंने उस्ताद साहब का राज जान लिया है। उसके बाद उस्ताद साहब सिर्फ 2 महीने ही मुझे पढ़ाने आए और फिर ना जाने कहाँ चले गए थे। नानी का कहना था कि वो पढ़ाई करने के लिए किसी और दूसरे शहर चले गए हैं, मगर मैं मुतमईन नहीं थी। खैर, फिर भी वक्त गुजरता गया और मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि कभी कोई उस्ताद जी भी मेरी ज़िंदगी में आए थे। इस वाक़े को गुजरे अब 12 साल गुजर चुके थे। मैं अब 20 साल की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी हूँ और यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में हूँ। नानी ने भैंसें, बकरियाँ और मुर्गियाँ वगैरह पाल रखी हैं और वो उनका दूध और अंडे बेचकर मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। जब कभी इकट्ठी फ़ीस देने का वक्त आता है तो उस वक्त नानी कोई न कोई बकरी वगैरह भी बेच देती हैं, जिससे इकट्ठे पैसों का इंतज़ाम हो जाता है। मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है और यहाँ एक आदत मैंने अपने उस्ताद जी से चुराई है कि जो भी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनको उस्ताद जी वाला ही एक पत्थर रोज़ाना दे देती हूँ। उनके घर वाले मुझे जहाँ कहीं मिलते हैं मुझे बहुत दुआएं देते हैं कि मैं उनकी मदद का ज़रिया बनी, जबकि मुझे बहुत हैरत होती है कि मैंने कब कहाँ किसी की मदद की। मेरे पास था ही क्या कि मैं किसी की मदद कर पाती। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं घर की सारी सफाई कर रही थी जब एक कोने से मुझे काफ़ी सारे पत्थर मिले। ये वही पत्थर थे जो उस्ताद जी मुझे 3 साल तक देते आ रहे थे। मैं वो पत्थर फेंकने लगी जब अचानक ही मेरी नानी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, ये तू क्या कर रही है? क्यों घर आए रिस्क को लात मार रही है? कहते साथ ही नानी वो पत्थर चुनने लगी थी। मैंने नानी से कहा कि नानी, तू तो ऐसे इन पत्थरों को चुन रही है जैसे कीमती ख़जाना हो। नानी ने कहा, मेरी नज़र से देख, तुझे सब नज़र आ जाएगा। मैंने हैरान होते पत्थरों पर नज़र डाली थी जब अगले ही लम्हे में शशतर रह गई थी, जब मैंने देखा कि वो सारे के सारे पत्थर हीरे और सोने में तब्दील हो गए हैं। नानी, ये सब क्या है? मैंने हकलाती हुई आवाज़ में पूछा तो नानी ने कहा कि तूने ही एक दिन कहा था कि काश ये पत्थर हीरे और सोना बन जाते, तो अल्लाह ने तेरी पुकार सुन ली थी और देख, आज ये पत्थर तेरे सामने सोने में बदल गए हैं। मेरी हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। मैंने नानी से कहा कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? तो नानी ने जो कुछ मुझे बताया जानकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी। नानी ने बताया कि वो जो उस्ताद जी मुझे पढ़ाने आया करते थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक जिन ज़्यादा था जो मेरे घर के बाहर से गुजरते हुए मेरी फरियाद सुन गया था और फिर मेरी मदद करने मेरे घर भी पहुंच गया था। ये सारे पत्थर जो उसने मुझे दिए थे वो पत्थर नहीं थे, बल्कि एक कीमती ख़जाना थे। मुझे समझ आ गई थी कि उस वक्त जो मैं उनको जादूगर का नाम दे रहे थे वो गलत था, और आजकल जिन बच्चों के वालिदैन मेरा शुक्रिया अदा करते हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं तो जानती ही नहीं थी कि मेरे दिए हुए उन मामूली से पत्थरों से कितने घरों के मसाइल हल हो रहे थे। बहरहाल मैंने वो सारे पत्थर बहुत संभाल कर रख लिए हैं। अब मेरा इरादा बहुत जल्द एक बंगला और गाड़ी लेने का है। उसके बाद बाकी की रकम इंशाअल्लाह मैं किसी की मदद के लिए इस्तेमाल में लाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि
یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کی یہ ناقابل یقین کہانی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تو ضرور بتائیے گا کہ میری کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔